स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे छंद के विषय में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि छंद कहाँ से आए, यानी कि उसके इतिहास के विषय में जानते हैं। तो छंद जो है, सबसे पहले इसका प्रयोग हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में यानी कि जब वेदों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, इसके बाद जो है उन विषयों को समझने के लिए, लय ताल को समझने के लिए, उसके प्रवाह को समझने के लिए, मंत्र को किस तरीके से बोला जाए, इस बात को समझने के लिए हमें छंदों के जानकारी की जरूरत महसूस हुई। छंद के प्राथमिक आचार्य जो हैं वो आचार्य पिंगल को माना जाता है। छंद शब्द जो है छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। यानी छंदों के लय ताल, तुकबंदी, गेयता आदि के माध्यम से हम अपने मन को प्रसन्न करते हैं, हम अपने मन को आनंदित करते हैं, क्योंकि काव्य का तो उद्देश्य ही होता है मन को परम आनंद की प्राप्ति कराना। अब हम आते हैं कि छंद में जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, छंद कैसे हम पहचानेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो इसमें हमारी 5 चीज़ें आती हैं। कौन सी है? गति है, यति है, तुक है, तुक यानी कि तुकांत, और इसके बाद मात्राएं हैं और गण हैं। अब हम इनको अलग अलग से भी समझेंगे। अलग अलग से कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम गति के प्रवाह को देख लेते हैं। गति यानी कि कविताओं को हम कैसे बोलते हैं, उनमें क्या गति है, वो किस प्रकार से हमें आनंद दे सकते हैं। जैसे अगर एक कविता को हम पढ़ें, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोश खोलने लगे। अगर हम इसी को गद्य के भाव में पढ़ें तो हमें किसी भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन पद्य के रूप में पढ़ेंगे तो हमें बड़े आनंद की अनुभूति होगी। जैसे मान लीजिए कि एक और कविता अगर हम देखें, गोपाल दास नीरज की लिखी हुई है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो अगर हमने इसको पढ़ा और इसको जाना तो हमें जो है एक आनंद की, एक परम आनंद की अनुभूति हमें अंदर से, हृदय से होने लगती है। तो गति का प्रवाह किस प्रकार से है, ये छंद तय करते हैं। इसके बाद आता है यति, यानी कि हमें बीच बीच में कहाँ पर रुकना है, किस प्रकार से रुकना है, ये अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो फिर हमें जो है यति का बोध हो जाता है। यति का मतलब होता है विराम, यानी रुकना। इसके बाद आता है तुक। तुक भी होता है। तुक का मतलब कि कविताएं जो होती हैं, ज़्यादातर कविताएं वो तुकांत होती हैं, यानी जैसा शब्द पहले वाले लाइन में होगा लास्ट में, वैसा ही शब्द जो है दूसरी वाली लाइन में भी होगा। जैसे एक कविता को हम देख लेते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अब हमने देखा कि लास्ट दो लाइनों में जो शब्द हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब आते हैं हम मात्राओं पे। मात्रा से तात्पर्य जो है ह्रस्व और दीर्घ, यानी गुरु और लघु से यहाँ पर है। ह्रस्व का जो सिंबल होता है, लघु का जो सिंबल होता है, एक खड़ी लाइन जैसा होता है,
और गुरु यानी दीर्घ का जो सिंबल होता है वो एस के आकार का होता है। एस जैसा हम इंग्लिश का एस बनाते हैं उस टाइप का ये सिंबल होता है। तो ये हमारा हो गया मात्राएं कि किस प्रकार की मात्राएं जो है यहाँ पर हम प्रयोग में करेंगे। तो कितनी मात्राएं होंगी तो कौन सा छंद बनेगा, कितनी मात्राएं होंगी तो दूसरा छंद बन जाएगा। इसे मात्रिक छंद भी कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो है आता है गण। गण किसे कहते हैं इसे भी समझ लेते हैं। गण में अगर एक सूत्र हम देखें, यमाता राज भान सलगा, यानी कि जगड़ तगड़ रगड़ मगड़ यगण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताती हैं कि ये कौन से छंद में किसका प्रयोग कितने के बाद होता है या नहीं होता है, वहाँ का पर उसका अभाव होता है। ये सारी बातें हम गणों के माध्यम से भी जान सकते हैं। बहुत सारे छंद होते हैं जैसे कि दोहा छंद है, दोहा छंद, चौपाई छंद, रोला छंद, सोठा छंद, कवित्त, सवैया है, कुंडलियाँ हैं। कुछ छंद स्वतंत्र छंद होते हैं, कुछ छंद मिश्रित छंद होते हैं। स्वतंत्र जैसे दोहा छंद, इसी का ठीक उल्टा सोठा बन जाता है। और जो है मिश्रित छंदों में कुंडलियाँ छंद है, इसमें दोहा और रोला का मिक्सचर होता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में जो है हम इसके आगे की बात को भी ज़रूर से जानेंगे। धन्यवाद।